ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो अभ्यास सागर का देखिए प्रश्न संख्या 3 मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 3 तो उसमें क्या था, क में था कि आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करिए जिसमें विसर्ग लगा हो। ठीक है, जैसे तुम अपनी दुविधा निसंकोच हमें बताओ, तो उसमें क्या था, क में क आप रीडिंग करिए। क प्रश्न संख्या 3 का क रीडिंग करो तो। तुम अपनी दुविधा को बिना किसी संकोच के हमें बताओ। ठीक है, तो दुविधा की जगह हमको लिखना था, तो दुविधा की जगह हम लिख देंगे निसंकोच विसर्ग लगा के। ठीक है, तीसरा का थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। क दुविधा की जगह क्या लिखेंगे आप, निसंकोच। अब दुविधा है ना, कह रहा है कि इसको विसर्ग लगा के लिखिए, दुविधा को विसर्ग लगा के लिखना है, तो क्या लिखेंगे, निसंकोच। सर तो पूरा वाक्य क्या बन जाएगा, तुम अपनी, नहीं एक शब्द और रहा होगा, क्या था, फिर से पढ़िए। तुम अपनी दुविधा, तुम अपनी दुविधा को बिना किसी संकोच के हमें बताओ। हाँ, बिना किसी संकोच की जगह क्या हो जाएगा, निसंकोच। बिना किसी संकोच की जगह हो जाएगा निसंकोच। जैसे हम इतना बड़ा लिखेंगे बिना संकोच, ठीक है, तो इसी को हम क्या कह सकते हैं, निसंकोच। बिना संकोच को हम कह सकते हैं निसंकोच। ठीक है, तो इस तरह आपको विसर्ग लगा के लिख देना है। तो सबका हो गया है कि पूरा लिखना है। और ख का बताइए, ख का क्या है। सर एक बार शुरू से करा दीजिए। तुम अपनी दुविधा निसंकोच हमें बताओ। आपको बिना संकोच की जगह क्या लिखना है, ये लिखना है निसंकोच, बाकी सब वही वाक्य रहेगा। तुम अपनी दुविधा निसंकोच हमें बताओ। ख का बोलिए, ख का। मॉनिटर है इसमें, ख का इसलिए मैं बोलिए। इसलिए महंगाई की समस्या को समूल नष्ट करना अति आवश्यक है। देखिए जो ख है, ख कह रहा है कि इसलिए, इसलिए को आपको विसर्ग लगा के लिखना है। तो इसलिए को हम क्या कहते हैं, अतः भी बोलते हैं। अतः विसर्ग लगा दिए, अतः हो गया। तो अतः महंगाई की समस्या को समूल नष्ट करना अति आवश्यक है। इसलिए शब्द हटा के हम क्या लगाएंगे, उसकी जगह अतः का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमें विसर्ग से संबंधित शब्दों को लिखना है। ग का बोलिए, ग। गंगू ने भ्रष्टाचार फैलाया, परिणाम स्वरूप पकड़ा गया। अब देखिए परिणाम स्वरूप को हम क्या कहते हैं, परिणाम स्वरूप को कहेंगे, विसर्ग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, फलतः। परिणाम स्वरूप की जगह लिख दीजिए फलतः। जो परिणाम स्वरूप है ना, परिणाम स्वरूप शब्द को हटा के लिखेंगे, गंगू ने भ्रष्टाचार फैलाया, फलतः पकड़ा गया। ख का बताइए। देश में अक्सर सभी वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं। चलिए अक्सर, अक्सर की जगह हम विसर्ग वाले शब्द का प्रयोग करेंगे। तो अक्सर को हम प्रायः भी बोलते हैं ना, प्रायः। तो अक्सर की जगह प्रायः लिख लीजिए, अक्सर की जगह प्रायः लिख लीजिए। ठीक है,
सर बोलिए। सेंटेंस के साथ लिखेंगे। सेंटेंस होगा कि देश में प्रायः सभी वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं। आपको ओके सर। बाकी सब वही शब्द रहेंगे, सिर्फ अक्सर की जगह आपको प्रायः लिखना है, जिसमें विसर्ग लगने चाहिए। तो प्रायः लिखेंगे तो विसर्ग आएगा। अगला पढ़िए, अंगम। अशुद्ध शब्द को शुद्ध करके दोबारा लिखिए। अब दोबारा को हम लोग क्या लिखते हैं? पुनः। दोबारा की जगह आप क्या लिखेंगे? पुनः। यानी अशुद्ध शब्द को शुद्ध करके पुनः लिखिए। पुनः कहिए या दोबारा कहिए, एक ही है दोनों। तो हमको विसर्ग वाले शब्द चाहिए, तो पुनः। पुनः में देखिए विसर्ग है, ये विसर्ग जब लग जाता है तो ह की तरह आवाज उसकी आनी चाहिए, पुनः, प्रायः। ठीक है, संस्कृत में आप लोग देखे होंगे अधिकांशतः विसर्ग शब्द का प्रयोग, उसमें विसर्ग ही लगा रहता है। लास्ट पढ़िए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुमने अच्छा काम किया है। शुरू का कौन सा वर्ड है? इसमें कोई संदेह नहीं है इसमें कि कोई तुमने संदेह अच्छा नहीं। काम। अब जो आप लिखोगे कि इसमें कोई संदेह नहीं, तो इसकी जगह हम लिखेंगे एक ही शब्द। क्या लिखेंगे? निःसंदेह। ठीक है, लिख दीजिए निःसंदेह, विसर्ग लगाइए। लिखेंगे निःसंदेह तुमने अच्छा काम किया है। क्या लिखेंगे? निःसंदेह तुमने अच्छा काम किया है। इसमें कोई संदेह नहीं, इस शब्द को हटा दीजिए, उसकी जगह लिखिए निःसंदेह तुमने अच्छा काम किया है। चलिए प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 पढ़िए। निम्नलिखित गद्यांश में से जातिवाचक, भाववाचक तथा व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। तो ठीक है, गद्यांश दिया है तो गद्यांश में लिख दीजिए पहले व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक, ठीक है। और क्या है? जातिवाचक। सर जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक और भाववाचक, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक हो गया, जातिवाचक हो गया, और इधर लिखते हैं भाववाचक। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक में देखिए हो जाएगा रणथंभौर और हमीर, ये दो नाम है। ठीक है, व्यक्तिवाचक में लिखिए रणथंभौर रणथंभौर लिखिए। और हमीर। जातिवाचक में लिखिए दरबार, मुसलमान, योद्धा। जातिवाचक में क्या रहेगा? दरबार, मुसलमान, योद्धा, राजकाज। योद्धा, राजकाज। ठीक है,
और भाववाचक में लिख लीजिए व्यथा शरण। व्यथ व्यथा शरण। हो गया सबका? सर 1 मिनट। व्यक्तिवाचक में रणथंभौर हमीर, जातिवाचक में दरबार मुसलमान योद्धा और राजकाज। सर जातिवाचक में दरबार भी। दरबार मुसलमान योद्धा राजकाज। सर और भाववाचक में व्यथा शरण। व्यथा शरण। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 पर्यायवाची है, ठीक है, तो इसको तो मिलाना है। तो मिला लीजिए। पुत्री का लिखिए सुता तनया बेटी, दिया है ना उसमें? यस सर। तो मिलाइए, पुत्री का मिलाइए सुता तनया बेटी। ख असुर, असुर का मिला दीजिए। असुर का पर्यायवाची होगा दानव दैत्य दनुज निशाचर। दानव दैत्य दनुज निशाचर। सर गंगा का भागीरथी देव नदी। गंगा का लिखिए भागीरथी देव नदी सुरसरी। सर पृथ्वी का का अचला धारा धरती धरा वसुधा। देव सुर अमर अजर। हाँ, देवता का लिख लीजिए देव सुर अमर अजर, ये पर्यायवाची है देवता के। अगला है प्रश्न संख्या 6। विलोम शब्द लिखना है, विलोम शब्द, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 में विलोम है और है उपकार। उपकार का लिखिए अपकार। उपकार का विलोम हो जाएगा अपकार। सर यहाँ पे सबका लिखा हुआ है। सब लिखा है? यस सर। तो मैं बोल सर, रहा हूँ, इसमें आप बना लीजिए। उदार का लिखिए अनुदार। उदार का अनुदार। असाकार, साकार का असाकार। ग साकार, साकार का लिखिए निराकार। साकार का लिखिए सर- निराकार। नवीन का लिखिए प्राचीन। नवीन का विलोम होगा प्राचीन। उदय का विलोम लिखिए अस्त। उदय का अस्त। कार्यता का सर, कार्यता का वीर। हाँ, सर कायरता वीरता का वीरता। अब प्रश्न संख्या 7 कर रहा है उपसर्ग और प्रत्यय लगा के नए शब्द बनाइए। प्रश्न पढ़िए। नीचे दिए गए मूल शब्दों में उचित उपसर्ग अथवा प्रत्यय लगाकर नए शब्द लिखिए। अब मूल शब्द क्या है? यत्न है, भीषण है, समय, इतिहास, बल, यही है ना।
यस सर। यस सर। तो चलिए इसमें लिखते हैं हम लोग, उपसर्ग और प्रत्यय लगाते हैं। पहला है यत्न, सात का क, यत्न है, और यत्न में उपसर्ग अगर लगा दीजिए प्र उपसर्ग लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? प्रयत्न। सर यहाँ पे दो लिखिए प्रयत्न, प्र उपसर्ग लगाएंगे तो प्रयत्न हो जाएगा। भीषण, भीषण, ठीक है। आपको मालूम होगा कि उपसर्ग पहले लगता है शब्द के, और प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द के अंत में लगेगा। तो भीषण में अगर ता प्रत्यय लगा दीजिए, ता हो जाएगा भीषणता। भीषणता, ठीक है, भीषणता, भीषणता। ग समय, समय है, अगर इसमें अप्रत्यय उपसर्ग लगा दीजिए, अ उपसर्ग लगा दीजिए तो हो जाएगा असमय, असमय। और इतिहास, इतिहास में कई बार बताए हैं आप लोगों को, इतिहास में अगर प्रत्यय लगा दीजिए इक तो क्या बन जाएगा? ऐतिहासिक। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ठीक है। इतिहास में एक प्रत्यय लगाएंगे तो यहाँ ऐतिहासिक हो जाता है, इसको याद रखिएगा। यहाँ आय हो जाता है, ई की जगह क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। बहुत बार पूछता है एग्जाम में, बहुत बच्चे गलत कर देते हैं। तो ई को हम आय कर देंगे, ऐतिहासिक। अगर ऐतिहासिक आ जाए और कहेगा कि इसमें मूल शब्द और प्रत्यय, ठीक है, अलग करिए, तो लिखेंगे मूल शब्द इतिहास प्लस एक प्रत्यय। अब लिखिए बल, बल है, बल में अगर उपसर्ग लगा दीजिए, दूर उपसर्ग लगा दीजिए, तो उपसर्ग हमेशा शुरू में हम लिखते हैं, ठीक है। दूर उपसर्ग लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा? दुर्बल। दुर्बल। लिख लीजिए, सभी बच्चे बना लीजिए। प्रश्न संख्या 8, कविता क्या है? समय में कविता समय में से संयुक्त व्यंजन वाले 4 शब्द छांटकर लिखिए। संयुक्त व्यंजन। यस सर। सर हमको संयुक्त व्यंजन में प्रॉब्लम है क्या नहीं समझ में आता? सर। यस सर। देखिए संयुक्त व्यंजन में क्या होता है कि इसको मिटा देते हैं, जिसमें दो व्यंजन एक साथ आए, मतलब एक हाफ व्यंजन हो, ठीक है। जैसे हम संयुक्त मान लीजिए लिखित के बताते हैं, देखिए ये संयुक्त लिखा है ना, ये तो इसमें देखिए जो हाफ का आया है ना, ये इसके साथ संयुक्त है, यानी आप क का उच्चारण सिर्फ नहीं कर सकते हैं, ये त के साथ ही ये क को बोल सकते हैं, क्योंकि इसके साथ ये संयुक्त है, ठीक है। तो इस तरह के जो व्यंजन होते हैं वो संयुक्त व्यंजन होते हैं, जो हाफ आपको दिख रहा है। जैसे चक्र लिखते हैं, चक्र, चक्र, तो ये भी देखिए संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि अगर इसको आप पूरा लिखोगे तो क्या होगा, इसको अलग करोगे तो ये होगा चक्र, ठीक है, क्योंकि इसमें र पूरा है, क हाफ है ना, और चक्र। इसमें
तो एक चक्र भी क्या है, संयुक्त व्यंजन है। ओके, और एक आता है, ये तो संयुक्त हो गया। एक कहोगे सर ये कैसा व्यंजन है, तो इसको संयुक्त व्यंजन नहीं कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं द्वित्व व्यंजन। क्या, द्वित्व, द्वित्व व्यंजन ही होता है। क्योंकि जब सेम वर्ड अगर आए, एक हाफ एक पूरा, तो इसको द्वित्व व्यंजन बोलते हैं। इधर भी क इधर भी क है, तो ये द्वित्व व्यंजन है। ठीक है, तो वो था संयुक्त व्यंजन, एक दूसरा वर्ड आएगा हाफ के बाद। लेकिन जब अगर ऐसा आ जाए और पूछे एक ऐसा व्यंजन है, तो कहिएगा द्वित्व व्यंजन। ठीक है, तो समय कविता में ऐसा आपको दिख रहा है, तो 4 वर्ड आप अपने से बना लेंगे। सर। ठीक है, एक तो ऋतु चक्र ही हो जाएगा ना। हाँ और कोई हो तो बता दीजिए। सर, वो वाला पोयम फिर से एक बार रिकॉल करना पड़ेगा, हम लोग कल कर लेंगे। अच्छा अच्छा, अभ्यास, हाँ तो ठीक है, अभ्यास में से आप लोग इसको लिख लीजिएगा 8वां का। अब तो नहीं ना कंफ्यूजन है संयुक्त व्यंजन। नो सर। जहां मतलब आप इसके साथ एक दूसरा आएगा, हाफ रहेगा, वो संयुक्त होता है, यानी उसी के साथ ही उसको बोलेंगे, उसको अलग से आप उच्चारण नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए वो संयुक्त है ना। जैसे ये यहाँ देखिए अभ्यास जो लिखा है, इसमें भी आधा भ है ना, तो अभ्यास ये इसी के साथ ये लिखा पढ़ा जाएगा, य के साथ ही, इसलिए ये संयुक्त व्यंजन है। चलिए प्रश्न संख्या 9 पढ़िए प्रश्न। कोष्ठक में दिए गए शब्द में से उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थान को पूर्यत कीजिए। एक गर्ल्स पढ़ रही थी, वो चली गई, पूर्ति। उसको कहिए पढ़ने के लिए। सर वो त्रिशा चली गई। अच्छा, आपका आवाज स्पष्ट नहीं आ रहा है, एक बार फिर से पढ़ दीजिए। कोष्ठक में दिए गए शब्द में से उचित शब्द के द्वारा रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। चलिए रिक्त ओके, स्थान की पूर्ति हाँ कीजिए। समझ गए। कोष्ठक में जो शब्द दिए गए हैं उससे उचित स्थान की पूर्ति करना है कि कौन सा उसमें भरा जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का लास्ट प्रश्न रहेगा, तो भर लीजिए। पहला क में लिखिए अचार, क में लिखिए, 9वां का ये है, इसमें रहेगा अचार। ख में लिख लीजिए, ख में रहेगा अवधि, अवधि। ठीक है, अवधि एक भाषा है, अवधि एक भाषा है। ठीक है, अन्याय, ग में लिखिए अन्याय, अन्याय। ठीक है, घ में लिखिए परिणाम, परिणाम। और लास्ट अंग है नियत। ठीक है, ये आपका भरा जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट दिन हम लोग फिर इसके आगे चलेंगे। ओके, गुड डे सबको, बाय। बाय सर।